हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं अविनाश पारिक स्वागत करता हूं आपका एपेक्स क्लासेस के डिजिटल मंच पर। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। स्टूडेंट, पिछली क्लास के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस का एक सेट लगाया था, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस का। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने वहाँ पर कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और 25 क्वेश्चंस आपने अपने से लगाए होंगे। लास्ट में आपने अपना स्कोर भी चेक किया होगा। आज वापस हम जो हमारा मॉक टेस्ट 2 है, सेकंड टेस्ट है, जिसके अंदर अगेन 25 क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए हुए हैं, तो उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो क्वेश्चंस पे मूव करते हैं बगैर टाइम को खराब किए हुए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। रंजन कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नमस्ते। क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ताकि और 25 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। जितने आपके लास्ट में अपना अपना स्कोर बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल डज द शेडेड एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन बिलो रिप्रेजेंट। कण के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीचे दिखाए गए वेग समय ग्राफ को छायांकित क्षेत्र से दर्शाती है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, या फिर वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। तो स्टूडेंट बात करते हैं, जब भी मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करूंगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, तो स्लोप तो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है। उसकी जो प्रवणता रहती है, उसकी ढाल रहती है, वो हमेशा त्वरण को प्रदर्शित करती है। लेकिन अगर मैं इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करता हूं तो यह तय की गई दूरी अथवा विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो हमारा यहां से राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, डिस्टेंस कवर्ड, या फिर तय की गई दूरी को ये प्रदर्शित करता है। मीन्स ये जिसका एरिया रहेगा, ये वाला एरिया शेडेड एरिया है, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट को या फिर ट्रेवल्ड डिस्टेंस को। अगर इसके स्लोप के बारे में बात करेंगे तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। कल वाली क्लास में हमने एक ऐसा ही क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर क्या बताया गया था कि मींस अगर मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करता हूं तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो हमारा शेडेड एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से आपसे ग्राफिकल क्वेश्चंस जो काइनेमेटिक्स है, तो वहां से आपके कुछ ना कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हर एक टॉपिक से हमने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं और जो कि आपके एक्सपेक्टेड लेवल के या फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपका अगेन केटीजी से है। केटीजी में क्या बोला गया है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अणुगति सिद्धांत से। ए डायटोमिक मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक द्विपरमाणुक अणु में स्वतंत्रता की कितनी कोटियां होती है। मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं स्टूडेंट, कि मीन्स कोई भी अगर आपका निकाय है, कोई भी आपका सिस्टम है या कोई भी पार्टिकल है, वो कितने तरीके से हमारा एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, कितने टाइप से वो काइनेटिक एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है, वो कितने टाइप से मोशन कर सकता है। अगर मैं एटॉमिक मीन्स मोनो एटॉमिक के बारे में बात करता हूं तो वो 3 प्रकार से ट्रांसलेटरी मोशन मीन्स स्थानांतरीय गति कर सकता है। मीन्स एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में अपनी वो पोजीशन को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डाई एटॉमिक के लिए, तो वो आपकी 3 कोऑर्डिनेट में आपका ट्रांसलेटरी मोशन तो कर सकता है एक्स वाई जेड में, साथ ही साथ में वो अपना रोटेशन भी कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी वो कर सकता है। तो 2 प्रकार से वो रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो हम कह सकते हैं 2 तो उसका ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, 3 तो उसका ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है और 2 उसका रोटेशनल मोशन हो सकता है। तो टोटल हमारा कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो रहा है डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए टोटल हमारा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। परी गोयल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है परी आपका। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है उसको सॉल्व किया है। तो आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चंस का सेट है, हर एक क्वेश्चन को आपको भी अपने से एनालिसिस करना है, उसको सॉल्व करना है और जब भी हमारा ये टेस्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको स्कोर चेक करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जा रहे हैं और इसमें मैं हर एक क्वेश्चन में इससे और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सोनल गुड आफ्टरनून, स्वागत है सोनल आपका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्यूज वायर इज मेड ऑफ
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूज तार बना होता है, क्योंकि जो आपका फ्यूज वायर के बारे में आपका सेफ्टी फ्यूज आपका बाई नेम उसके अंदर सिलेबस में दिया हुआ है। तो फ्यूज वायर क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, जब भी हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में मींस रेटिंग से अगर हाई करंट फ्लो होती है तो सर्किट हमारा डैमेज हो सकता है, होम अप्लायंस हमारे डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज वायर यूज करते हैं, सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जो हमारा फ्यूज वायर रहता है तो इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है, मींस इसका जो फ्यूज वायर बनेगा इसका हायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका गलनांक कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। बात करते हैं ये किस किस मटेरियल का बना होता है, ये हमारा बना होता है टिन का और लेड का। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो मटेरियल है ये किस किस का बना होता है, तो टिन और लेड का बना होता है। मींस टिन को मैं अगर सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा तो एसएन से, लेड को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो पीबी से। जहां पर टिन की तो मात्रा कितनी रहती है इसमें 63% और लेड की कितनी रहती है 37% रहती है। और इसका अगर मैं रेजिस्टेंस के बारे में बात करता हूं तो रेजिस्टेंस इसका क्या रहता है, हाई रहता है, रेजिस्टेंस इसका हाई रहेगा और प्रतिरोध इसका हाई रहने वाला है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, वो क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो रहने वाला है। एग्जाम में आपका एक्सपेक्टेड ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये टॉपिक हमारा बाई नेम दिया हुआ है फ्यूज वायर के बारे में। तो फ्यूज वायर हमारा किस काम में आता है, सर्किट को प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। जब भी हमारा सर्किट में रेटिंग से ज्यादा करंट फ्लो होती है, मींस जब भी हमारी सप्लाई करंट हमारी ज्यादा हो जाती है तो ये सर्किट को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, मेल्ट होकर वायर हमारा वहां से ब्रेक कर देता है। तो इस तरीके से हमारा फ्यूज वायर काम में आता है, याद रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 63% टिन एंड 37% लेड, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ, परमाणु रिएक्टर में किसकी सहायता से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाला एक उपकरण है। मीन्स जब भी हम बात करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर रहते हैं, मीन्स जो हमारी नाभिकीय भट्टियां रहती है, ये किस प्रकार से हमारी ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। अगर बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसमें ये चेन रिएक्शन होती है, कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन होती है, जिसको हम कंट्रोल करके रखते हैं। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के कारण हम इसको यूज करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है, राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब ए पावर -0.5 डायोप्टर, द करस्पॉन्डिंग लेंस मस्ट बी। एक ऑप्टिशियन एक शक्ति निर्धारित करता है -0.5 डायोप्टर से, तो संबंधित लेंस कैसा होगा। यशकांत शर्मा जुड़े हुए हैं, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, स्वागत है आपका यशकांत। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, 25 क्वेश्चंस का एक सेट देख रहे हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जितना भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके जुम्बल्ड क्वेश्चन है, मींस मिक्स क्वेश्चंस है, मिक्स क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला गया है इसमें, एन ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब ए पावर -0.5 डायोप्टर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब भी मैं लेंस की क्षमता के बारे में बात करूंगा, लेंस की पावर के बारे में बात करूंगा, तो लेंस की पावर को हम किस में मेजर कर सकते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। डी हमारा डायोप्टर के लिए यूज किया जाता है। तो करस्पॉन्डिंग लेंस मस्ट बी, तो अगर एक ऑप्टिशियन एक शक्ति निर्धारित करता है -0.5 डायोप्टर, तो संबंधित लेंस किसका होगा। तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए। ब्रिजेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं जी, जय हिंद, स्वागत है आपका ब्रिजेंद्र मिश्रा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और क्वेश्चंस को आप मतलब अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस आप भी अपने से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। स्टूडेंट बात करते हैं, लेंस की पावर हमें गिवन है, पावर हमें कितना गिवन है, -0.5 डायोप्टर। हमें पता है कि जो लेंस का पावर होता है, लेंस का जो पावर होता है, लेंस पावर हमेशा ये फोकस दूरी का क्या रहता है, फोकस दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, इस तरीके से। तो सबसे पहले फर्स्ट जॉब क्या रहेगी हमारी कि मैं यहां से इसकी फोकस दूरी फाइंड करता हूं। फोकस दूरी फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लेंस पावर कितना है 0.5
माइनस में, तो यहां से हमारी जो फोकस दूरी आने वाली है, फोकस दूरी कितने आने वाली है, यहां से सॉल्व करते हैं इसको, तुम्हें इसको सॉल्व करने के बाद में -2 मीटर में हमारी फोकस दूरी आती है। ठीक है, फोकस दूरी हमारी कितनी आई है, 2 मीटर आई है। स्टूडेंट बात करते हैं कि जब भी हमारी फोकस दूरी नेगेटिव के अंदर आती है, जब भी हमारी फोकस दूरी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, तो हमारा लेंस किस टाइप का रहने वाला है, कॉन्केव लेंस हमारा रहने वाला है, अवतल लेंस रहने वाला है, क्योंकि अवतल लेंस के अंदर हमेशा फोकस दूरी कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। तो ये हमारा अवतल लेंस रहेगा इस तरीके से, जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में हमेशा फोकस दूरी किधर रहती है, नेगेटिव रहती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनना चाहिए कि मींस अगर हमारे पास में 0.5 डायोप्टर का पावर का अगर हमारे पास में लेंस है, तो अगर हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो कॉन्केव रहना चाहिए। तो ऑप्शन ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 मीटर, ये हमारा ऑप्शन सही बन रहा है। 50 सेंटीमीटर का नहीं बनने वाला है, वो 2 मीटर का हमारा लेंस बनने वाला है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन इलेक्ट्रिक सर्किट से है। यशकांत शर्मा स्वागत है, जय श्री श्याम। क्वेश्चंस को अब सॉल्व कीजिए, आप अपने से एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चंस आपसे क्या बन रहे हैं क्या, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में हॉल में मिलने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पर इन पर अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो आपको एग्जाम हॉल में इन सब क्वेश्चंस पे क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। या तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, मीन्स इसके आपको अगर प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन वहां पर बन पाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिसिटी से हमारा ये क्वेश्चन है, A 60 watt bulb carries current of 0.5 ampere. The total charge passing through it in 1 hour is। एक 60 वोल्ट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। 1 घंटे में से गुजरने वाला आवेश का मान, चार्ज का मान हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमें पता है कि अगर मैं बात करता हूं कि धारा के बारे में बताता हूं, तो विद्युत धारा को हम कैसे परिभाषित करते हैं कि मींस एकांक अनुप्रस्थ काट से जो फ्लो होने वाली धारा है उसको हम क्या कहते हैं, एकांक अनुप्रस्थ काट से जो फ्लो होने वाला जो हमारा आवेश है, उस आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो मैं यहां से लिखूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जानवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है जानवी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें पावर गिवन है, 60 वोट पावर हमें गिवन है बल्ब का। बल्ब के अंदर से 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो मैं आई का वैल्यू पुट करता हूं यहां से 0.5 एम्पियर। चार्ज हमें पूछा गया है, टाइम हमें कितना गिवन है, 1 आवर, 1 घंटा में गिवन है। तो जब भी मैं बात करता हूं कि ऐसा ही सिस्टम के अंदर, तो ऐसे ही सिस्टम में मुझे डील करना है, तो ओवर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, समय को मैं किस में परिवर्तित करूंगा, सेकंड में परिवर्तित करने वाला हूं। तो 1 ओवर में हमारा कितना सेकंड होता है, 1 ओवर में हमारा 3600 सेकंड होता है। तो मैं पुट करता हूं यहां पे, तो Q इक्वल टू चार्ज का वैल्यू कितना आएगा, 0.5 इंटू 1 ओवर को अगर मैं इधर प्लेस करूंगा तो 1 ओवर में कितना हमारा सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। सॉल्व करने के बाद में यहां से कितना आने वाला है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस तरीके से, तो सॉल्व करने के बाद में हमारा यहां से फाइनल आंसर चार्ज बन के आ रहा है 1800 कूलम। कितना आने वाला है, 1800 कूलम। दैट इज ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनेगा। स्टूडेंट वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके साथी लोग हैं उन सब के साथ में आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ इसमें हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस टेस्ट में हमारे पार्टिसिपेट कर सके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है, अगेन ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट से है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज विथ टेम्परेचर इन ए मैनर ऑफ। किसी चालक का प्रतिरोध तापमान के साथ एक प्रकार से बदलता है, तो किस प्रकार से हमारा बदलता है, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये याद रखना है किस तरीके से होता है। स्टूडेंट बात करते हैं, अगर मैं किसी चालक के बारे में बात करता हूं, किसी भी चालक में अगर मैं तापमान को बढ़ाता हूं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, धीरे धीरे बढ़ने वाला है।
कारण क्या है इसका, जैसे जैसे मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसके जितने भी अणु रहेंगे, वो वाइब्रेशनल मोशन करेंगे, दोलन गति आरंभ कर देंगे। अगर यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को जाना होगा तो दोलन गति करते हुए अणु उसको क्या कर देंगे, अपोजिशन प्रोवाइड करवाएंगे, अवरुद्ध प्रोवाइड करवाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो ऑसिलेशन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन हमारे वहां से इजीली पास नहीं हो पाएंगे, मतलब उनको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मींस टेम्परेचर राइज करने पे कंडक्टर का हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। किस फॉर्म में इंक्रीज होता है, मींस आर, कोई हमारा 0 डिग्री टेम्परेचर था, इनिशियल हमारा रेजिस्टेंस था तो वो R0 था। टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हमें पूछा है तो वो RT1 प्लस अल्फा टी होने वाला है, जहां पर अल्फा किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्फा हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट को। अल्फा हमारा टेम्परेचर कॉफिशिएंट को मींस या फिर ताप प्रतिरोधक गुणांक को प्रदर्शित करता है। एक्सपेक्टेड लेवल का स्टूडेंट यहां से क्या पूछ सकता है, बात करते हैं कि जब भी मैं मेटल्स के बारे में बात करता हूं तो टेम्परेचर राइज करने से उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। मेटल्स के लिए टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टेंस क्या करता है, बढ़ता है। अगर मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, हमारा बढ़ेगा फॉर मेटल। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर के लिए या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, मींस अर्धचालकों के लिए या फिर विद्युत अपघट्यों के बारे में बात करता हूं, तो अर्धचालकों और विद्युत अपघट्यों में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, मींस हमारे संयोजी बंध टूटते हैं। जैसे जैसे हमारे संयोजी बंध टूटेंगे तो उसमें जो होल और इलेक्ट्रॉन के पेयर क्रिएट होंगे, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल हमारे क्रिएट होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा हमारे चार्ज कैरियर्स वहां पर जनरेट होंगे तो डेफिनेटली वहां पर करंट फ्लो भी क्या होगी, हमारी ज्यादा से ज्यादा होने वाली है। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा। तो जब भी मैं बात करता हूं सेमीकंडक्टर के लिए मैं टेम्परेचर को राइज करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है फॉर सेमीकंडक्टर के लिए क्या होने वाला है, सेमीकंडक्टर के लिए हमारा रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि मींस मेटल्स के लिए जो हमारा अल्फा है, वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहने वाला है, और सेमीकंडक्टर के लिए जो हमारा अल्फा है वो क्या रहने वाला है, नेगेटिव। तो मेटल के लिए अल्फा को हम क्या बोलते हैं, PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, और सेमीकंडक्टर के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, NTC, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। तो ये सारा का सारा हमारा जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके बारे में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये अगेन आपका काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द डिस्प्लेसमेंट y ऑफ ए बॉडी वेरीज विथ टाइम t। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है y की फॉर्म में दिया हुआ है और टाइम के साथ में ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है। देन द बॉडी विल कम इन टू द रेस्ट, वस्तु विरामावस्था में आ जाएगी। वस्तु कब विरामावस्था में आएगी, जब उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट जॉब क्या रहेगी हमारी, इसके लिए हम क्या फाइंड करें, इसके लिए हम वेग फाइंड करें। तो हमें पता है वेग कितना होता है, v बराबर dy/dt। अगर मैं विस्थापन का अवकलन कर देता हूं किसके रेस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष, तो हमारा क्या आने वाला है, यहां से वेग आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम विस्थापन का समय के सापेक्ष अगर मैं अवकलन करता हूं तो यहां से अवकलन करने के बाद में कितना आएगा, d/dt क्या गिवन है हमें, -2/3 t² प्लस 16t माइनस 12। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं टाइम के रेस्पेक्ट में तो कितना हमारा फाइनली ये बनने वाला है, अगर t² का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2t बनने वाला है, दैट इज -4/3t प्लस 16t, t का पावर 1 है
हमेशा हमारा अगर कोई कोफिशिएंट हमारा अगर किसी वेरिएबल का अगर पावर 1 होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना बन जाता है, हमारा 1 बन जाता है, दैट इज 60। बोला गया है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट हमारा किस में आ जाता है, विरामावस्था में। विरामावस्था में आने के लिए उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस वैल्यू को मैं क्या पुट कर देता हूं, 0 के इक्वल पुट कर देता हूं। इस पूरी की पूरी वैल्यू को अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूं तो फाइनली हमारे यहां से क्या बनने वाला है, 16 इक्वल टू 4/3 t। सॉल्व करते हैं इसको तो यहां से ये 4 टाइम कैंसिल आउट होता है, तो फाइनली यहां से हमारा t इक्वल टू कितना आएगा, ये 4 और 3 मल्टीप्लाई होके 12 सेकेंड। तो मीन्स टाइम हमारा कितना आएगा, यहां से टाइम हमारा आने वाला है 12 सेकेंड। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, साथ ही साथ में हमारे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चंस भी हमने इसमें डाले हैं। तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटीज, मीन्स इनकी वेलोसिटी क्या है हमारी, इक्वल है। द मास ऑफ बी इज डबल्ड दैट ऑफ बी। हमें क्या बोला गया है, द मास ऑफ बी इज डबल्ड दैट ऑफ ए। अगर हमारा b का मास mb है, a का मास ma है, तो मास ऑफ b इज डबल्ड टू मास ऑफ a। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो पिंड a और b समान वेग से गति कर रहे हैं, मीन्स इनका वेलोसिटी क्या है, समान वेग से गति कर रहे हैं, कि मीन्स va इक्वल टू क्या है, vb है। दोनों का वेलोसिटी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, सेम है। b का द्रव्यमान a के द्रव्यमान से दुगना है, तो संदर्भ में क्या ज्ञात कीजिए। तो मोमेंटम के रिगार्डिंग यहां पर हमें पूछा गया है। हमें पता है कि जो मोमेंटम रहता है, मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p बराबर, मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, p बराबर m v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, इक्वल है। सुरेश करवार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर इसका सी रहता है क्या। स्वागत है आपका सुरेश जी। देखिए P बराबर mv होता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि va हमारा क्या है, कांस्टेंट है, va और vb क्या हमारे कांस्टेंट है, इक्वल है। तो यहां से हम बात करते हैं, कि अगर हमारा v कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो यहां से हम लिखेंगे p1 अपॉन p2 pa अपॉन pb शुड बी इक्वल टू ma अपॉन mb। लेकिन ma अपॉन mb अगर मैं यहां से इसको फाइंड करता हूं तो यहां से इसका रेशियो क्या बनने वाला है, ma अपॉन mb का रेशियो क्या निकल के आने वाला है, यहां से ma अपॉन mb का रेशियो निकल के आने वाला है ma अपॉन mb का रेशियो। अगर मैं इसको नीचे की तरफ प्लेस करवाता हूं तो 1/2 हमारा रेशियो निकल के आता है। पुट करता हूं मैं ma अपॉन mb का रेशियो, दैट इज 1/2। तो यहां से pb अगर इन दोनों को मैं साथ लेके सॉल्व करता हूं तो कितना आने वाला है, pb बराबर ट्वाइस ऑफ pa। तो हम कह सकते हैं कि जो b का मोमेंटम है a से क्या है, दुगना है, b का संवेग a से दुगना है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर हमारा राइट ऑप्शन बनता है। b का संवेग क्या है, a के संवेग से दुगना है, pb बराबर ट्वाइस ऑफ pa। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ पोटेशियम इज 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। द वर्क फंक्शन इज, पोटेशियम की दहलीज आवृत्ति है 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो इसका कार्यफलन क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्यफलन किसे कहते हैं। अगर मैं किसी धातु पर प्रकाश आपतित करता हूं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना आरंभ हो जाते हैं, लेकिन उससे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करने के लिए कुछ मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस मिनिमम एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस मिनिमम एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन या फिर कार्यफलन। किसी भी पदार्थ के लिए कार्यफलन बोलते हैं। सुरेश करवा जी स्वागत है आपका। सॉरी बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चंस आपके राइट और रॉन्ग होते जाते हैं, तो आपको तो बाकी दूसरे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है किस तरीके से हमारा क्वेश्चंस सॉल्व होगा। देखिए तो वर्क फंक्शन किसे कहेंगे हम, वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, वर्क फंक्शन होता है हमारा कि मीन्स मिनिमम एनर्जी होती है। तो
तो वर्क फंक्शन को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फाई इक्वल टू एच ट्यू। वर्क फंक्शन पूछा है कितनी आवृत्ति के लिए, 3 × 10⁻14 हर्ट्ज के लिए, 3 × 10⁻14 हर्ट्ज के लिए। तो यहां पर h क्या है हमारा, h हमारा है प्लांक कांस्टेंट। कल वाली क्लास में हमने देखा था कि प्लांक कांस्टेंट कितना होता है, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। यहां से आपसे प्लांक कांस्टेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर मैं प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं तो कितना आने वाला है, वैल्यू को पुट करता हूं 6.62 × 10⁻34 इंटू मल्टीप्लाई में हम करते हैं तो 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -34 और 14 हमारा कितना बना लेगा, ये बना लेगा हमारा 10⁻⁻20। और अगर मैं इस 3 को यहां से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनाएगा, ये बनाने वाला हमारा 19.86 × 10⁻⁻20 बनाने वाला, 10⁻⁻20 बनाएगा। स्टूडेंट अगर मैं 19.86 के बारे में बात करता हूं तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो ये अप्रोक्स हमारा 20 के अप्रोक्स रहेगा, दैट इज 10⁻⁻20। अगर इसको मैं और थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो 2 × 10⁻⁻19 के आसपास ये जूल हमारा ये बनाएगा। दैट इज वर्क फंक्शन का वैल्यू कितना आने वाला है, 2 × 10⁻⁻19 जूल आने वाला है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा क्या बनने वाला है, राइट ऑप्शन बनने वाला है। तो ये आपका मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं। मींस हर एक जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं हर एक टॉपिक से हमने जुम्बल्ड क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट किए हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए हुए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज। बर्नौली का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, बर्नौली प्रिंसिपल हम किसके लिए पढ़ते हैं, बर्नौली प्रिंसिपल हम हमेशा फ्लूइड्स के लिए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौली के नियम के अनुसार किसी भी फ्लूइड के लिए उसकी दाब ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बर्नौली का प्रिंसिपल है वो हमारा किस पे वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर वर्क करता है। मींस ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन पर यह कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा अगेन सर्किट थ्योरी से है, मींस इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है हमारा वहां से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके वहां पे अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, ये दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये सर्किट बनाया हुआ है, इनके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट अगर मैं सर्किट के बारे में बात करता हूं तो सर्किट में हमारे को किस तरीके से दिखाई दे रहा है कि 3 ओम और 6 ओम के बीच कोई भी हमारा कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है। मींस ये क्या करे हुए हैं, डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि 3 ओम और 6 ओम हमारा कैसा कनेक्टेड है, 3 ओम और 6 ओम हमारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को पैरेलल बनाता हूं और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालता हूं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर मैं इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या मान लेता हूं, इन दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं, यहां से R डैश मान लेता हूं। तो पैरेलल में हमें पता है कि जब भी दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से आएगा, 3 × 6/3 + 6, दैट इज 3 × 6, डायरेक्टली भी आप बोल सकते हो इसका 2 आएगा, दैट इज 9। सॉल्व करने के बाद में कितना बनाएगा, ये 2 ओम। तो यहां से इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना बन रहा है हमारा, दैट इज 2 ओम। अब ये 2 ओम और 8 ओम हमारे किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में हमेशा क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो हम बात करेंगे कि इन दोनों का जो रेजिस्टेंस रहेगा, दोनों का ऐड होके अगर मैं उसको R डैश से कंसीडर करता हूं, उसको हम किससे कंसीडर करेंगे, मींस ये वाला और ये वाला हमारा किस में है, पैरेलल में है। तो R डबल डैश से अगर उसको मैं कंसीडर करता हूं तो सीरीज में होने के कारण ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दैट इज
10 ओम हमारा रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो अब हमारा जो सर्किट बनने वाला है वो फाइनली सर्किट हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से हमारा ये सर्किट बनने वाला है, जहां पर ये इन तीनों का इक्विवेलेंट हमारा 10 बना रहा है और ये अकेला सिंगल रेजिस्टेंस हमारा 30 ओम यहां पर बन रहा है। तो X और Y टर्मिनल के बीच में ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे कैसे लगे हुए हैं, पैरेलली कनेक्टेड है। बात करते हैं जब भी पैरेलल कनेक्ट होंगे तो हमारा रेजिस्टेंस हम दो के लिए कैसे फाइंड करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दैट इज RXY दोनों टर्मिनल के बीच में हमारा पैरेलल कनेक्टेड है, तो इनका फाइनल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 दैट इज फाइनली अगर मैं आंसर बताऊंगा तो 10 इंटू 30 अपॉन 40। सॉल्व करते हैं इसको, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में कितना आने वाला है, ये सॉल्व करने के बाद में आने वाला है ये 15 अपॉन 2 दैट इज 7.5 ओम। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन हमारा बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट ऑप्शन बनेगा। स्टूडेंट ये हमारा जो सर्किट थ्योरी वाले क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बार बार ये क्वेश्चन हमारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी के ये फेवरेट क्वेश्चन हम इसको बोल सकते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी 100 वोल्ट बल्ब्स मे बी सेफली यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट सप्लाई विथ 5 एम्पियर फ्यूज। 5 एम्पियर फ्यूज के साथ 220 आपूर्ति पर कितने 100 वाट बल्ब सुरक्षित रूप से उपयोग में किए जा सकते हैं। कितने हमारे यहां पर नंबर ऑफ बल्ब के बारे में पूछा है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए इसको किस तरीके से हो सकता है ये। देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऐसे आते हैं हमारे एग्जाम में, तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बल्ब को मान लेते हैं कितने, n नंबर ऑफ बल्ब है, तो मान लेता हूं मैं नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास में कितने हैं, नंबर ऑफ बल्ब हमारे पास में n में मान लेता हूं। अगर एक बल्ब का पावर हमें गिवन है, कितना है, 100 वोट गिवन है, तो n बल्ब का पावर कितना होगा, तो मैं यहां से लिखूंगा टोटल पावर कितना रहने वाला है, 100 n इंटू 100, क्योंकि एक बल्ब का पावर 100 है, तो n बल्ब का पावर कितना रहेगा, n इंटू 100 वॉट रहने वाला है। अब इन बल्ब को हम कैसे करते हैं, 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और 220 वोल्ट का हमारा क्या है, पावर सप्लाई है, तो हमें पता है कि पावर हमारी कैसे गिवन रहती है, P इक्वल टू VI, इस प्रकार से हम देते हैं। रामलाल ने आंसर दिया है C इसका, बिल्कुल करेक्ट है आपका रामलाल। देखते हैं किस तरीके से, जिनको नहीं आया है, जिनसे नहीं हुआ है उनके बारे में देखते हैं। देखिए पावर हमें कितनी गिवन है, P इक्वल टू VI, तो पावर हमें कितनी है यहां से n इंटू 100, पोटेंशियल वोल्टेज हमें कितना गिवन है, 220 वोल्ट सप्लाई हमने गिवन दी गई है, और कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर की करंट हमारी यहां से फ्लो होती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में n का वैल्यू कितना आएगा, 220 इंटू 5 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं तो यहां से ये हमारा 2 टाइम्स दैट इज 11 हमारा यहां से फाइनल आंसर बन के आता। तो नंबर ऑफ बल्ब कितने रहेंगे, नंबर ऑफ बल्ब कितने रहने वाले हैं, 100 वाट के अगर मैं 11 बल्ब को कनेक्ट करता हूं तो वो सुरक्षित रूप से हमारे वहां पर ग्लो कर जाएंगे, सुरक्षित रूप से वो चल जाएंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन अगेन हमारा सर्किट थ्योरी से है। इसमें क्या बोला गया है, देखिए, ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड on a 120 volt line to provide potential difference of 2400 volt at 2 ampere। करंट हमें कितना गिवन है, 2 एम्पियर। इफ द प्राइमरी हैज 100 टर्न्स
देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ये क्वेश्चन आपसे वापस पूछा गया है, मींस पहले भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग 120 वोल्ट लाइन पर 2 एम्पियर करंट पर 2400 वोल्ट का संभावित अंतर प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। तो प्राथमिक कुंडली में अगर 100 फेरे हैं तो द्वितीय कुंडली में क्या फेरों की संख्या क्या होगी? देखिए स्टूडेंट, बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, जैसे कि आपने किसी भी जो भी हमारा पावर स्टेशन रहते हैं तो वहां से अगर मैं बात करता हूं तो हाई वोल्टेज पर हमें पावर सप्लाई की जाती है। जैसे भी हमारा जनरेशन वगैरह रहता है। गुड इवनिंग, कुलदीप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुलदीप किंग स्वागत है आपका। जानू सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। हेलो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और क्वेश्चंस पर हम फोकस करते हैं ना। क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम के साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर हमारा एक डिवाइस होता है जो कि हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन के काम में आता है। वोल्टेज को स्टेप अप और पावर सप्लाई को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के काम में आता है। जितनी हमें डिजायर होती है उतना पावर हम उस पे से यूज कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को यूज करके। तो हमें पता है कि मैं थोड़ा सा सिंबल के बारे में बात कर लेता हूं। अगर ट्रांसफार्मर के सिंबल के बारे में बात करता हूं तो ट्रांसफार्मर में इस तरीके से एक प्राइमरी कॉइल रहती है, ठीक है। बीच में हमारा इस तरीके से कुंडली रहेगी। अगेन यहां पर हमारा सेकेंडरी कॉइल रहेगा। यहां पर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, घेरों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? प्राइमरी है तो यहां पर हम घेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे? एन पी से। यहां पर हम सेकेंडरी वाली कॉइल के अंदर हम इसको मैं एन एस से रिप्रेजेंट करूंगा। माना कि यहां पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल मैं कितना मानूंगा? ई पी से रिप्रेजेंट करूंगा। और यहां पर हमारा जो पोटेंशियल है वो सेकेंडरी में ई एस से रिप्रेजेंट करूंगा। बात करते हैं यहां पर जो प्रवाहित होने वाली करंट है उसको मैं आई पी से रिप्रेजेंट करूंगा क्योंकि ये हमारी प्राथमिक कुंडली है। और यहां से प्रवाहित होने वाली धारा को मैं किससे प्रदर्शित करूंगा? आई एस से, क्योंकि ये कैसी धारा है? हमारी सेकेंडरी कॉइल के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है। तो बात करते हैं कि हमारा रिलेशन क्या बनने वाला है। ये जितना भी हमने डाटा यहां पर लिखा है इनके बीच में रिलेशन क्या रहता है? दैट इज ई पी अपॉन ई एस के बारे में बात करता हूं तो ये किसके बराबर रहेगा? हमारा एन पी अपॉन एन एस। या फिर अगर मैं करंट के बारे में बात करता हूं तो ये करंट से कैसे रिलेट रहता है? तो करंट से ये हमारा रेसिप्रोकल की फॉर्म में रिलेट रहता है, दैट इज आई एस अपॉन आई पी। क्वेश्चन में हमें प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना करंट दिया हुआ है? प्राइमरी के अंदर हमारे को कितना वोल्टेज दिया हुआ है? 124 वोल्ट गिवन है। सेकेंडरी में हमें कितना गिवन है? 224 वोल्ट हमें गिवन है। और प्राइमरी के हमारे जो फेरे हैं वो कितने गिवन है? 100 गिवन है। तो द्वितीय के हमें फाइंड करने, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करवाता हूं। क्यों? इसको देखिए, ई पी अपॉन ई एस इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। तो यहां से सेकेंडरी में हमें, सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमें नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो कितना आने वाला है? एन एस को अगर मैं वहां पर पहुंचा देता हूं तो यहां से आएगा ई एस अपॉन ई पी इंटू एन पी। सेकेंडरी के अंदर हमें ई एस का वैल्यू कितना गिवन है? ई एस का वैल्यू हमें गिवन है 2400 वोल्ट। ई पी का वैल्यू हमें कितना गिवन है? प्राइमरी के अंदर 120 वोल्ट। और हमारे जो प्राइमरी के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने गिवन है? 100 गिवन है। मैं वैल्यू को पुट करता हूं यहां से तो कितना बनाएगा ये? 2400 अपॉन 120 इंटू 100। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद में कितना आने वाला है? इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 200 टर्न्स हमारी यहां पर ये रिप्रेजेंट करता है। तो सेकेंडरी में हमारा कितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा? 200 टर्न्स आने वाला है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन हमारा क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर डी, इसमें हमारा 200 टर्न्स हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। 200 ऑप्शन हमारा यहां से राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
द पावर आउटपुट ऑफ ए मशीन दैट लिफ्ट्स a 600 किलोग्राम वेट थ्रू ए हाइट ऑफ 20 मीटर इन 1 मिनट इज। हमें पावर पूछी है स्टूडेंट। पावर क्या होती है हमारी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या फिर इसको मैं डिफाइन कर सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमारी ऊर्जा में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। नायाब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है, गुड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कुलदीप सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है कुलदीप आपका भी। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए पावर के बारे में बताया था कि मींस हमें मास कितना गिवन है, द्रव्यमान हमें कितना गिवन है, 600 किलोग्राम गिवन है। हाइट हमें कितनी गिवन है? हाइट हमें 20 मीटर गिवन है। और समय हमें कितना गिवन है? टाइम हमें गिवन है 1 मिनट। इस तरीके से अगर मैं इस 1 मिनट को कन्वर्ट करना चाहूंगा सेकंड में तो कितना सेकंड बना लेगा ये? 60 सेकंड। पावर के बारे में पूछा गया कि ये किसका कितना पावर रहेगा, तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं हाइट पर बात करता हूं तो हाइट पर हमेशा जो हम एनर्जी रहेगी वो कैसे रहेगी? हमारी पोटेंशियल एनर्जी से डील करते हैं। हाइट पर किसी पोजीशन के कारण जो हमारी एनर्जी रहती है वो एनर्जी रहती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं वेलोसिटी के कारण एनर्जी, तो वेलोसिटी के कारण एनर्जी कौन सी रहती है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर हमारी जो एनर्जी रहेगी वो हाइट पर है, दैट इज mgh से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। और यहां पर टाइम हमें कितना गिवन है? टाइम में t 60 सेकेंड गिवन है। वैल्यूज को मैं पुट करता हूं तो पावर का वैल्यू m का वैल्यू में 600, m का वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं 600, g का वैल्यू मैं 9.8 पुट करता हूं, हाइट का वैल्यू हमें 20 गिवन है और अगेन टाइम का वैल्यू मुझे 60 गिवन है। सॉल्व करते हैं इसको स्टूडेंट। तो यहां से अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूंगा, g का वैल्यू 9.8 लिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद में ये कितना बना रहा है? 1960 वाट, क्योंकि पावर हमेशा किस में मेजर की जाती है? जूल पर सेकंड के अंदर मेजर की जाती है। और जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं इसको हाई पावर में मींस अगर मैं इसे लार्ज में बात करना चाहता हूं तो हमेशा हम किसको किस में डील करते हैं? किलो वाट के अंदर डील करते हैं, जहां पर किलो का मतलब क्या होता है? 10 टू की पावर 3 वॉट, 10 टू की पावर 3 वॉट। अगर मैं इस वॉट को अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो हमारा किलोवाट से कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या रिक्वायर होगा? 10 टू की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 टू की पावर 3 से हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करूंगा तो कितना बनाएगा? 1.960 और मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 टू की पावर 3 वॉट क्या बना लेगा हमारा? किलो वाट। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट ऑप्शन बनेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? n इक्वल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कैपेसिटेंस इज। n समान कैपेसिटर पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं और फिर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अधिकतम और न्यूनतम कैपेसिटेंस का हमें क्या ज्ञात करना है? अधिकतम और न्यूनतम धारिता का अनुपात क्या रहने वाला है? तो बात करते हैं स्टूडेंट, जब भी हमारे कैपेसिटर सीरीज में रहते हैं तो सीरीज में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? वो मींस यहां से मैं बताऊंगा आपको, कैपेसिटर में हमारा डिफरेंट रहता है, रेजिस्टेंस में हमारा डिफरेंट रहता है। जब भी हमारे एन आइडेंटिकल कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं? ऐड होते हैं। किस तरीके से होंगे? ऐड होंगे। तो अगर एन कैपेसिटर हमारे आइडेंटिकल है तो वहां से हमारा पैरेलल में क्या बनने वाला है? एन सी, जो कि हमारा क्या रहने वाला है? मैक्सिमम रहने वाला है। अगर मैं सीरीज में बात करता हूं तो सीरीज में अगर हमारे एन कैपेसिटर आइडेंटिकल है मींस एक समान एन कैपेसिटर हमारे लगे हुए हैं तो उनका हमारा जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा सी एस, वो क्या बनने वाला है? सी अपॉन एन।
जो कि हमारा क्या रहने वाला है, मिनिमम रहने वाला है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम और मिनिमम का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। तो यहां से मैं लिखूंगा मैक्सिमम तो Cp, मिनिमम हमारा Cs, वैल्यूज को पुट करता हूं तो NC/C/N, दैट इज सॉल्व करते हैं इसको तो C से C कैंसिल आउट होके ऊपर पहुंचा कि कितना बना लेगा, N²/N, दैट इज N²/1। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। दृष्टि चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्वेश्चन मार्क आपने भेजा है, अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप यहां से पूछ सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 soap bubbles have radius in the ratio of 2:1. What is the ratio of excess pressure inside them? साबुन के दो बुलबुलों की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है, तो उनके अंदर दाब आधिक्य का मान ज्ञात करना है। दाब आधिक्य उसमें क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करता हूं सोप बबल के बारे में, तो इसके अंदर जो हमारा एक्सेस प्रेशर रहता है, तो सोप बबल के अंदर हमारा एक्सेस प्रेशर किस तरीके से गिवन रहता है, डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू 4T/R, जहां पर R क्या हमारा सोप बबल का रेडियस है, T क्या हमारा, T हमारा यहां से इसका सरफेस टेंशन को डिनोट करता है, पृष्ठ तनाव को ये प्रदर्शित करता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सेस प्रेशर है मींस डेल्टा पी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो हम यहां से लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस। तो यहां से हम लिखेंगे इसको डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 इक्वल टू कितना बना लेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो R2/R1। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें साबुन के दो बुलबुलों की त्रिज्या दैट इज R1/R2 का रेशियो कितना गिवन है, 2:1। तो यहां से R2/R1 का रेशियो कितना बना लेगा, ये 1/2। मैं पुट करता हूं यहां पे 1/2, तो यहां से एक्सेस प्रेशर का रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, इन दोनों का रेशियो कितना बनाने वाला है, ये 1/2। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या बनेगा, इसमें हमारा राइट ऑप्शन बनने वाला है। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ये हमारा ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 36% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ, द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। अगर हमारा रेडियस ऑफ अर्थ आर है और अगर मैं हाइट पर जाता हूं तो ऊंचाई पर हमेशा हमारा जो ग्रेविटेशन है वो क्या करता है, हमारा डिक्रीज करता है। जिस ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की सतह पर उसके मान का 36% कम हो जाता है, तो वो मान हमें ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, यहां पर क्वेश्चन में हमें पता है कि अगर मैं हाइट से डील करता हूं तो हमेशा हमारा हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है। किस अमाउंट से डिक्रीज करता है, G बराबर R/R+H, ऐसे हमारा यहां से ये डिक्रीज करता है, चेंज होता है। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि मींस जो हमारा G है वो क्या हो जाता है, 36% क्या हो रहा है, कम होता है, 36% कम होता है हाइट पर। तो हम कह सकते हैं कि G का मान 36% कम हो रहा है। मींस अगर मैं फाइनली बोल सकता हूं कि अगर यहां पर ये 100 है तो ऊंचाई पर G हमारा कितना हो जाएगा, 100 में से अगर 36% कम है तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहां पर ये कितना बना लेगा हमारा 64। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो इनको अगर इनका रेशियो अगर मैं फाइंड करना चाहूंगा तो रेशियो हमारा कितना बनाएगा, 25:16। तो मींस G और GH का रेशियो कितना है, हाइट पर हमारा रेशियो कितना आ रहा है, 25/16। तो यहां से अगर मैं इनको पुट करता हूं GH/G दैट इज R/R+H का होल स्क्वायर। तो पुट करता हूं मैं GH/G, क्योंकि 36% कम हो रहा है। प्रारंभ में हमारा 100 था तो 100 से कम होकर कितना हो गया,
36 कम हो गया तो 64 बन जाता है हाइट पर। तो इनका रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 25/16। तो GH अपॉन G हमें पूछा है, तो यहां पे मैं लिखूंगा 16/25 इक्वल टू R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। अंडर रूट लेता हूं मैं दोनों तरफ, अगर मैं दोनों तरफ अंडर रूट लेता हूं तो यहां से कितना आने वाला है, अगर मैं यहां से दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो यहां से ये बनाने वाला है हमारा 4/5 इक्वल टू R अपॉन R प्लस H। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर आगे, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना बनाएगा 4R प्लस H इक्वल टू, यहां से ये 5 मल्टीप्लाई होके 5R। अगेन इसको अगर मैं आगे जाके सॉल्व करता हूं तो ये 4R वहां जाके R बना लेगा, दैट इज R बराबर 4H और H बराबर हाइट कितनी हो जाएगी हमारी R/4। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, किस ऊंचाई पर, ऊंचाई हमें पूछी है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज R/4 ऊंचाई पर हमारा ये क्या बना लेगा, R/4 ऊंचाई पर ये 36% तक कम हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, ध्वनि की पिच, पिच का मतलब क्या होता है, तारकत्व। तारकत्व हमारा किस पर निर्भर करता है, तो तारकत्व हमारा आवृत्ति पर निर्भर करता है और आयाम पर निर्भर करता है। जिस भी ध्वनि की आवृत्ति ज्यादा होगी तो उसका तारकत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मैं बात करता हूं जिस भी ध्वनि की आवृत्ति हमारी कम होगी तो उसका तारकत्व भी क्या होगा, कम होगा। तो ये किस किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है तारकत्व। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लाइट वेव आर, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हमारी, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही ये भाग है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन ए सॉलिड इज हीटेड इट टर्न डायरेक्टली इनटू ए गैस। सॉलिड को अगर मैं हीट करता हूं और अगर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। राजपूत राठौड़ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून बोला है आपने, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। आशीष मौर्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आशीष आपका भी स्वागत है। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचाइए। क्वेश्चंस हमारे 22 क्वेश्चंस हमारा आ गया है। देखिए, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो वह सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, जब भी कोई भी आपका ठोस गैस में बदल जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं इसको हम, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं कैंपर के बारे में, कैंपर मीन्स कपूर के बारे में बात करता हूं, तो जब भी मैं कपूर को गर्म करता हूं, उसको ऊष्मा ऊर्जा देता हूं, तो वो क्या किस में परिवर्तित हो जाती है, वो हमेशा गैस में परिवर्तित हो जाती है, डायरेक्टली लिक्विड में नहीं होती, वो ठोस से सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और भी यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। कंडेंसेशन किसे बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं संघनन। क्या बोलते हैं इसको में हम, संघनन। जब भी आपकी भाप किसमें बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। और वेपोराइजेशन किसे बोलते हैं, वेपोराइजेशन का मतलब होता है हमारा वाष्पन। वाष्पन हम किसे कहते हैं, जब भी आपका द्रव भाप में बदल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं द्रव से भाप में बदलना। सब्लिमेशन अभी बताया है कि मींस जब भी हमारा ठोस सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यहां पर एक टर्म आई है डिफ्यूजन। जब भी हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हमारा जो चार्ज कैरियर्स है वो कैसे मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन, मींस माइग्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो उस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये सारा का सारा मैंने आपको ऑप्शंस के थ्रू भी बताया कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं।
ज्योति चारण जय मां करणी लिख रहे हैं, स्वागत है ज्योति आपका। और वीडियो को आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोगों तक आप पहुंचा सकते हो पहुंचाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, ऑप्टिकल ग्लास यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टिकल्स इज मेड बाय, चश्मे के निर्माण में प्रयुक्त ऑप्टिकल ग्लास किसके द्वारा बनाया जाता है। मींस हमें अलग अलग ग्लास दिए हुए हैं। गैलेक्सी पांडे, स्वागत है आपका गैलेक्सी पांडे। जो हमारा चश्मा रहता है उसका ग्लास हमारा किसका बना रहता है, फ्लिंट ग्लास का बना रहता है। अलग अलग प्रकार के हमारे पास में कांच रहते हैं, अलग अलग ग्लास रहते हैं। तो फ्लिंट ग्लास, क्रूक्स ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास और हार्ड ग्लास किसका ये हमारा बना रहता है। तो जब भी मैं बात करता हूं चश्मे के बारे में, स्पेक्टिकल्स के बारे में, तो स्पेक्टिकल्स हमारा किसका बना होता है, हमारा फ्लिंट ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है, फ्लिंट ग्लास का बना होता है। कारण क्या है, कारण क्या है, अगर मैं फ्लिंट ग्लास का हमारा कारण क्या है, जो फ्लिंट ग्लास रहता है, फ्लिंट ग्लास का जो हमारा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रहता है बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। साथ ही साथ में इसका जो डिस्पर्जन रहता है, डिस्पर्जन भी इसका क्या रहता है, हाई रहता है। इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण हम जब भी स्पेक्टिकल्स के बारे में बात करते हैं, चश्मे के बारे में बात करते हैं, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण हम किसका यूज करते हैं, फ्लिंट ग्लास का यूज करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लिंट ग्लास की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो फ्लिंट ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है, हाई इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स रहता है और साथ ही साथ में इस पे हाई हमारा इसका डिस्पर्जन रहता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हमारा फ्लिंट ग्लास है वो किस मटेरियल का बना होता है, किस प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो फ्लिंट ग्लास हमारा हमेशा किसका बना रहता है, SiO2 मींस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या फिर उसके अंदर हम साथ ही साथ में क्या ऐड करते हैं, लेड या फिर पोटेशियम ऐड करते हैं। तो ये किसका बना होता है हमारा, ये सिलिकॉन SiO2 प्लस, या तो हम इसमें लेड यूज करते हैं या फिर इसमें हम पोटेशियम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पोटेशियम इसमें हम यूज करते हैं। तो इन दोनों से ये मिलकर बना होता है फ्लिंट ग्लास, या तो लेड या फिर इसमें पोटेशियम, इनसे ये मिलकर बना होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ये कल वाली क्लास का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि जब भी मैं बात करता हूं सूर्य के अंदर ऊर्जा के बारे में, तो सूर्य की जो ऊर्जा रहती है वो किसके कारण रहती है, सूर्य के कारण ऊर्जा, जो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा रहती है वो नाभिकीय संलयन के कारण रहती है, जिसके अंदर दो अलग अलग नाभिक आपस में कंबाइंड होते हैं और एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं। दो हल्के नाभिक होते हैं और आपस में वो कंबाइंड होकर नए नाभिक का निर्माण करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, मींस न्यूक्लियर फ्यूजन। तो लाइट न्यूक्लियाई नहीं होगा यहां पर, मींस हाँ लाइट न्यूक्लियाई का मतलब होगा यहां पर हिंदी में होगा ये हल्के नाभिक का संलयन। जब भी हमारे हल्के नाभिक आपस में संलयित होते हैं तो उसका वो क्या बनाएगा, एनर्जी को वो रिलीज करेगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एक्स रेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुज वेवलेंथ इज। वेवलेंथ हम किसे कहते हैं, वेवलेंथ हम किसे कहेंगे, तरंग दैर्घ्य किसे कहने वाले हैं। जब भी मैं तरंग के बारे में बात करता हूं तो एक दोलन पूरा करने में जो चक्कर लगाया जाता है, तो इस एक दोलन के चक्कर में पूरी तय की गई जो दूरी है, इस दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ या फिर तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। या फिर जब भी हमारी तरंग बनती है तो जो कॉन्जुगेटिव क्रस्ट रहते हैं, मींस जो क्रमागत श्रृंग रहते हैं, या फिर जो भी क्रमागत गर्त रहते हैं, मींस कॉन्जुगेटिव ट्रफ रहते हैं, तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। और वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं एक्स रेस के बारे में बात करता हूं तो एक्स रेस के बारे में कि हमारा वेवलेंथ कितना रहता है, 10⁻⁻10, दैट इज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। इसे हम क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम तक रहता है। तो स्टूडेंट आई होप आपने भी क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे। 25 क्वेश्चंस का हमने सेट कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा हमारा। मैंने इसको एक्सप्लेन किया है इसलिए हमें इतना टाइम लगा है, वरना ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में इसी तरीके से मिलने वाले हैं, इतने ही इसी लेवल के मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाइए और अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस को चेक करते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में मिलने वाले हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट 3
जो हमारा सीरीज चल रहा है इसके अंदर जो हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो आप एक बार वो भी मॉक टेस्ट देख लीजिए, और मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में 6 बजे इंग्लिश वाली क्लास में, इंग्लिश बूस्टर क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।